मैटिनी शो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजेन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। तारीख 6 अप्रैल 2021। फिल्ममेकर विशाल भारद्वाज ने इसे सिनेमा जगत के लिए एक दुखद दिन बताया। हंसल मेहता ने ट्वीट कर लिखा, ऐसे समय पर इस तरह का फैसला क्यों लिया गया? आखिर इस फैसले की जरूरत क्या थी? कांटे, शूट आउट एट लोखंडवाला और काबिल जैसी फिल्में बनाने वाले संजय गुप्ता ने लिखा, पर क्यों क्यों क्यों? किस तरह की अकड़ है ये? आप हमें बिना बताए फिल्म इंडस्ट्री का मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार छीन लेते हैं और हमसे पूछना तक जरूरी नहीं समझते। कुछ ऐसी ही बातें ऋचा चड्ढा, डायरेक्टर मुकेश भट्ट और प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा ने भी कही। हेलो, नमस्ते, आदाब, मैं हूं दिव्यांशी। स्वागत है आप सभी का मैटिनी शो में। यह है मैटिनी शो का सेगमेंट स्पॉटलाइट, जहां हम सिनेमा जगत से जुड़ी वो बातें बताते हैं जो फोकस में हैं। आज भी एक ऐसे ही टॉपिक पर बात करेंगे जिसका अभी फिल्म इंडस्ट्री में काफी बज़ है। एपिसोड की शुरुआत में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों का जिक्र किया कि कैसे वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। दरअसल ये सारा गुस्सा एक ट्राइब्यूनल से जुड़ा हुआ है। नाम है FCAT, यानी फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल, जिसे सरकार ने चुपचाप बंद कर दिया है, वो भी बिना किसी की राय लिए। FCAT इंडियन फिल्म सेंसरशिप का एक अभिन्न अंग था, जिसकी बदौलत कई फिल्में डिब्बे में बंद होने से बची। आज इसी FCAT पर बात करेंगे, जानेंगे कि ये क्यों जरूरी था, इसका रोल समझेंगे। ऐसा क्या था इसमें कि इसे बंद किए जाने के फैसले को लोग अभिव्यक्ति की आजादी पर हुए किसी हमले की तरह देख रहे हैं। साथ ही आपको बताएंगे उन फिल्मों के बारे में जिन्हें आप सिर्फ FCAT की बदौलत ही देख पाए। आपके लिए तमाम जानकारी हमारे साथी यमन ने इकट्ठा की है, तो आइए शुरू करते हैं। 6 अप्रैल को हर जगह खबर छपी कि सरकार ने FCAT को बंद कर दिया है, लेकिन सरकार अपना खेला पहले ही खेल चुकी थी। ठीक 2 दिन पहले 4 अप्रैल को कानून मंत्रालय ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021, जिसके अंतर्गत 9 ट्राइब्यूनल्स को भंग कर दिया गया। इन्हीं 9 में से एक था FCAT। ये खबर लोगों को अचानक से जरूर मिली, लेकिन सरकार इसकी प्लानिंग काफी पहले से कर रही थी। दरअसल इसी फरवरी में लोकसभा के बजट सत्र के दौरान ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। उस समय इसे पारित नहीं किया गया। हालांकि बाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसके तहत FCAT को भंग कर दिया गया। FCAT का गठन द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के अंतर्गत हुआ था। अब सरकार ने इस एक्ट में एक संशोधन कर FCAT को खत्म कर दिया है। एक्ट में जहां ट्राइब्यूनल शब्द था, उसे हटाकर अब हाईकोर्ट कर दिया गया है। आप पूछेंगे इतने से संशोधन से कौन सी बला आ रही है? तो जरा सी देर में उस पर भी बात करेंगे, एक एक कर चीजें समझेंगे, क्योंकि क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आप एक फिल्म मेकर हैं, आपने बनाई एक फिल्म, अब उसे थिएटर्स और टीवी पर दिखाना चाहते हैं, लेकिन सीधे सीधे आप ऐसा नहीं कर सकते। अपनी फिल्म पब्लिक को दिखाने के लिए आपको उसके लिए एक सर्टिफिकेट लेना होगा, जो ये घोषित करे कि आपकी फिल्म सोसाइटी के किस एज ग्रुप के लिए सुटेबल है। फिर आप अपनी फिल्म भेजते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC के पास, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में सेंसर बोर्ड भी बोलते हैं। हालांकि इनका काम सिर्फ फिल्मों को उनके एज ग्रुप के हिसाब से सर्टिफिकेट देना है, उसे काटना छांटना नहीं। यही बात CBFC को बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी याद दिलाई थी 2019 में, जब CBFC ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्मित फिल्म चिड़ियाखाना को यूनिवर्सल सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने इस पर कहा था, आप सर्टिफिकेशन बोर्ड हैं, सेंसर बोर्ड नहीं। खैर, फिर से टॉपिक पर लौटते हैं। तो आप अपनी फिल्म CBFC को सबमिट कर चुके हैं। अब आपकी फिल्म देखेगी एग्जामिनेशन कमेटी। CBFC की एक कमेटी फिल्म देखेगी और 4 श्रेणियों के आधार पर फिल्म को सर्टिफिकेट देगी। ब्रीफ में इन 4 श्रेणियों के बारे में भी बताते हैं। पहली कैटेगरी है यूनिवर्सल। ये सर्टिफिकेट मिलने का मतलब है कि फिल्म कोई भी देख सकता है, बच्चे बूढ़े सब। जिन फिल्मों को UA सर्टिफिकेट मिलता है उन्हें भी कोई भी देख सकता है, लेकिन 12 साल या उससे छोटी उम्र के बच्चों को इस सर्टिफिकेट वाली फिल्में अपने पेरेंट्स की निगरानी में देखनी होंगी। एडल्ट यानी वयस्क ए सर्टिफिकेट मिलने वाली फिल्मों को केवल 18 साल या उससे बड़ी उम्र के लोग ही देख सकते हैं। वो फिल्में जिन्हें समाज के किसी खास तबके के लिए बनाया गया हो, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट आदि, ऐसी फिल्मों को एस सर्टिफिकेट दिया जाता है।
आमतौर पर सीबीएफसी आपके साथ एक लिस्ट शेयर करेगी कि हमें इस सीन पर, डायलॉग पर आपत्ति है, इन्हें अपनी फिल्म से हटा लीजिए, इसके बिना हम आपकी फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। मान लीजिए कि आप उनके सुझावों से सहमत नहीं हैं, आपको लगता है कि जिन सीन्स पर आपत्ति उठाई गई है वो कहानी के नजरिए से जरूरी है। अब आप क्या करेंगे? आप अपनी शिकायत लेकर जाएंगे रिवाइजिंग कमेटी के पास। ये भी सीबीएफसी की ही दूसरी कमेटी है। ध्यान रहे, इस कमेटी में किसी ने भी आपकी फिल्म को पहले नहीं देखा है। पिछली कमेटी वालों का यहाँ कोई काम नहीं। अब सीबीएफसी फिल्म को फाइनल सर्टिफिकेट देगी या आपकी मांग मानकर फिल्म को सर्टिफिकेट दे देगी, वरना जिन हिस्सों पर उसे आपत्ति लगे उन्हें हटाने के लिए कह सकती है ये चेंजेस कर लो, उसके बाद ही सर्टिफिकेट इशू करेंगे। तीसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपकी फिल्म को कोई भी सर्टिफिकेट देने से मना कर दे। रिवाइजिंग कमेटी के फैसले से भी आप संतुष्ट नहीं होते तो आपके पास एक ही रास्ता है, कोई अच्छा सा वकील हायर कीजिए और पहुंच जाइए हाई कोर्ट, लगाइए अर्जी, काटिए कोर्ट के चक्कर। हो सकता है कि असंख्य सुनवाइयों के बाद कोर्ट आपकी मांग मान ले, लेकिन तब तक आपके वकील की फीस आपकी फिल्म के बजट को पार कर चुकी होगी। अपनी फिल्म को कोर्ट ले जाने में आपका एक और नुकसान है, मुमकिन है कि केस की सुनवाई कर रहे जज का फिल्मों से कोई वास्ता ना हो, उनकी सारी कार्रवाई कागजों के आधार पर होगी। कागजों पर अगर आपका केस कमजोर है तो गया केस पानी में। इस तरह से सीबीएफसी के लिए विन विन सिचुएशन है और सीबीएफसी सीधे सीधे सरकार के कंट्रोल में है। तो सरकार को जो डायलॉग पसंद नहीं आएगा अब उस पर चलेगी कैंची, जो फिल्म पसंद नहीं आएगी वो जाएगी डिब्बे में। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था, कम से कम 1983 से लेकर 2021 की शुरुआत तक तो नहीं। सीबीएफसी से सहमत ना होने के बावजूद फिल्म मेकर्स कोर्ट जाने से कतराते थे। पैसे और वक्त की बर्बादी में कौन फंसे? इससे अच्छा सीबीएफसी जो चेंज करने को कहती उसे मान लेते और जैसे तैसे फिल्म रिलीज कर देते। लेकिन कुछ मेकर्स सीबीएफसी की मनमानी को चैलेंज कर कोर्ट पहुंच जाते। ऐसा करने में कोर्ट का भी नुकसान होता, एक तो उनके पेंडिंग केसेस की लिस्ट, ऊपर से फिल्मों से जुड़े केस भी आकर उनमें जुड़ जाते, तो और दिक्कत। इसलिए सरकार ने समस्या को फिक्स करने का फैसला लिया। 1983 में एक ट्राइब्यूनल बनाई FCAT के नाम से। इस ट्राइब्यूनल का काम था फिल्म मेकर्स और सीबीएफसी के बीच के विवाद को खत्म करना, वो भी मसले को बिना कोर्ट में ले जाए। एक चेयरपर्सन समेत 4 अन्य सदस्य इस ट्राइब्यूनल का हिस्सा होते थे। रिटायर्ड चीफ जस्टिस को ही FCAT का चेयरपर्सन बनाया जाता था। बाकी 4 सदस्यों में से कम एक सदस्य फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा व्यक्ति होता था। सीबीएफसी के सर्टिफिकेशन से सहमत नहीं होने पर मेकर सीधा FCAT के दरवाजे पहुंच जाते। FCAT उनसे मामूली सी फीस चार्ज करती, उसके सदस्य फिल्म देखते और नॉर्मली 6 हफ्तों में अपना फैसला सुना देते। अगर उन्हें फिल्म मेकर की बात सही लगती तो सीबीएफसी को अपना फैसला बदलने को कहते, फिल्म को नया सर्टिफिकेट जारी करने को कहते। हालांकि कई मौकों पर ऐसा भी हुआ है जब उन्होंने सीबीएफसी के फैसले को सही ठहराया हो। ऐसे केस में फिल्म मेकर को या तो उनकी बात माननी पड़ती, वरना आखिरी ऑप्शन के रूप में कोर्ट जाना पड़ता। 2018 और 2019 में करीब 53 फिल्म मेकर्स अपनी शिकायत लेकर FCAT पहुंचे थे। अब FCAT ना होने से ऐसे फिल्म मेकर्स को कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। सरकारों पर हमेशा एक आरोप लगता रहा है कि कला के क्षेत्र में मनमानी दखलंदाजी करती हैं, कलाकार को सामाजिक मुद्दों पर बोलने की आजादी नहीं देती। अपने यहाँ फिल्मों को बैन या बॉयकॉट करने का चलन भी कोई नया नहीं। कांग्रेस सरकार ने भी इमरजेंसी के समय आंधी और किस्सा कुर्सी का जैसी फिल्मों पर बैन लगाया था। अब भी यही हो रहा है, किसी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सब्जेक्ट पर फिल्म बनाओ, बस लग गया बैन। राई के दाने पर आहत होने वाली जनता तो ऐसे मुद्दों पर कब की सुन्न पड़ चुकी है। अभिव्यक्ति की आजादी जैसी गैर जरूरी चीजों से भला उन्हें क्या मोह। सरकारें पहले भी फिल्मों पर अपनी भड़ास निकालती थीं, अब FCAT जैसे मीडियम के ना होने से उन्हें और हिम्मत मिलेगी। अब भोलेपन में आप ये पूछेंगे इतना हल्ला क्यों काट रहे हो, सीबीएफसी तो है ही ना अपना काम करने के लिए। तो इसका जवाब है कि सीबीएफसी सीधा सरकार के अंडर आती है, यानी कि सीबीएफसी का चेयरपर्सन भी सरकार ही चुनकर भेजती है। अब 2+2 आप खुद कर लीजिए कि सरकार जैसा चाहेगी वैसा सीबीएफसी आखिर क्यों नहीं करेगी। FCAT भंग हो गई, न्यूज आई और फिल्म इंडस्ट्री में हल्ला मच गया। फिल्म मेकर्स इसे सिनेमा के लिए दुखद बताने लगे, अफसोस जताने लगे कि अब बस एक ही किस्म की फिल्में बनेंगी, कोई भी पॉलिटिकल सब्जेक्ट चुनने से हिचकिचाएगा। ऑफ बीट फिल्मों पर मानो अघोषित बैन लग गया हो। फिल्म मेकर्स का ये त्राहिमाम जायज भी है, क्योंकि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सीबीएफसी ने टेबल पर फिल्म की हत्या कर दी हो, इतने कट किए गए हों कि फिल्म अपने पैरों पर ही ना खड़ी हो पाए। ऐसे ही मौकों पर FCAT और कोर्ट की बदौलत इन फिल्मों को हरी झंडी मिली, जो अगर सीबीएफसी के भरोसे रहती तो शायद चंद सीन्स में सिमट कर रह जाती। कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में जानते हैं जो सीबीएफसी का फैसला उलटकर रिलीज हुई। 94 कट
सीबीएफसी ने फिल्म देखने के बाद उड़ता पंजाब में 94 कट सुझाए, साथ ही मेकर्स के हाथ में 13 पॉइंट्स की लिस्ट थमा दी कि फिल्म में काट-छांट के बाद और क्या-क्या बदलाव करने होंगे। मेकर्स पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। एक सीन काटने को कहा जहां शाहिद कपूर का किरदार टॉमी भीड़ पर पेशाब कर रहा होता है। साथ ही मेकर्स को फिल्म में डिस्क्लेमर जोड़ने को कहा। इसके बाद सीबीएफसी को आदेश दिया कि 2 दिन के अंदर फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट दिया जाए। उस समय सीबीएफसी के चेयरपर्सन थे पहलाज निहलानी, जो आए दिन किसी न किसी फिल्म पर बिगड़ते रहते। उड़ता पंजाब के दौरान भी उनकी और प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप की खूब ठनी थी। खुद फिल्मों पर कैंची चलवाने वाले पहलाज के साथ आगे जाकर कर्मा स्ट्राइक्स बैक वाला केस हुआ यूं कि कड़े विरोध के चलते 2017 में पहलाज को सीबीएफसी चेयरपर्सन के पद से हटा दिया गया। उसके 2 साल बाद पहलाज ने फिल्म प्रोड्यूस की। फिल्म थी रंगीला राजा। सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 20 कट सुझाए। पहलाज बिगड़ गए, शिकायत लेकर एफसीएटी पहुंचे। हालांकि एफसीएटी ने 20 कट्स को 3 पर लाकर छोड़ दिया। भारत सरकार आपको रोम तो भेजेगी नहीं, एक काम कीजिए, आप खजुराहो हो आइए, ताकि निर्वस्त्रता, नग्नता और अश्लीलता के बीच का फर्क समझ सकें। सेंसर बोर्ड पर यह कटाक्ष कसा था एफसीएटी के उस समय के चेयरपर्सन और रिटायर्ड बॉम्बे हाई कोर्ट जज लेंटिल जे ने। पूरा मामला बताते हैं। हुआ यूं कि शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल्स की सैर पर थी, वहां वाहवाही लूट रही थी। इंडिया आकर शेखर ने सीबीएफसी को अपनी फिल्म भेजी। एग्जामिनिंग कमेटी ने फिल्म देखी, फिल्म के कई हिस्सों पर अपनी आपत्ति जताई, जिसके बाद मामला गया रिवाइजिंग कमेटी के पास। उन्हें भी फिल्म की भाषा और नग्नता पर आपत्ति थी, इतनी कि मेकर्स को 100 से ज्यादा कट्स करने को कहा। शेखर को सीबीएफसी का रवैया पसंद नहीं आया, पहुंच गए एफसीएटी के पास। एफसीएटी के सदस्यों ने फिल्म देखी और उन्हें किसी भी सीन पर कोई आपत्ति नहीं हुई। उल्टा लगा कि सेंसर बोर्ड की बात मानकर सीन काटने से कहानी खराब हो जाएगी, इसलिए सीबीएफसी को आदेश दिया कि बिना कोई काट-छांट किए एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को रिलीज किया जाए। आगे जाकर बैंडिट क्वीन ने बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड जीता, बल्कि इंडिया की तरफ से ऑस्कर्स के लिए भी भेजी गई। वो फिल्म जिसे सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया, हवाला दिया, ये स्त्री प्रधान कहानी है। लोगों ने अपना सर पकड़ लिया, लेकिन पहलाज निहलानी की अध्यक्षता वाले सीबीएफसी से किसी को और उम्मीद भी नहीं थी। सीबीएफसी के अड़ियल रवैये के बाद फिल्म की डायरेक्टर अलंकृता श्रीवास्तव एफसीएटी पहुंची। फिल्म देखने के बाद एफसीएटी ने भी कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई, अपनी तरफ से मेकर्स को 16 कट बताए। साथ ही सीबीएफसी को आदेश दिया कि ये कट्स होने के बाद फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ रिलीज करने की अनुमति दे दी जाए। इन कट्स का कहानी पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला था, इसलिए एफसीएटी के सुझाए कट्स पर अलंकृता भी मान गई। फिल्म 21 जुलाई 2017 को पूरे इंडिया में रिलीज हुई। इस डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर्स खुशबू रांका और विनय शुक्ला 2012 से अरविंद केजरीवाल के इलेक्शन कैंपेन को फॉलो कर रहे थे। दिल्ली चुनाव तक जो कुछ हुआ उस सबको कवर किया और सामने आई अरविंद केजरीवाल पर बनी ये डॉक्यूमेंट्री, जिसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्टैंडिंग ओवेशन मिला। बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लोग इसे देखने के लिए उमड़ पड़े, लेकिन इंडिया में फिल्म की रिलीज पर सवालिया निशान लग गए। सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट देने से साफ इनकार कर दिया, कहा कि अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आओ, यानी तीनों से लिखवा कर लाओ कि उन्हें इस फिल्म से कोई आपत्ति नहीं। साथ ही जोड़ा कि फिल्म में जहां भी कांग्रेस और बीजेपी का जिक्र है उस हिस्से को म्यूट किया जाए। मेकर्स ने सीबीएफसी के आदेश के खिलाफ एफसीएटी में अपील की। एफसीएटी ने बिना किसी कट के फिल्म को हरी झंडी दिखा दी। एक और फिल्म जिसकी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जमकर तारीफ हुई, लेकिन इंडिया में से बैन झेलना पड़ा। स्क्रीनिंग के बाद सीबीएफसी ने पाया कि फिल्म का सब्जेक्ट बेहद उत्तेजक किस्म का है, इसलिए फिल्म को बैन कर डालो। अपने अगले ऑप्शन के रूप में मेकर्स एफसीएटी पहुंचे। एफसीएटी के सदस्य फिल्म की मैसेजिंग समझ गए। सीबीएफसी का ऑर्डर उलटकर उन्होंने फिल्म को यूए सर्टिफिकेट देकर रिलीज करने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि ये फिल्म एक सोशल मैसेज दे रही है और लड़कियों को अपने अधिकारों के प्रति आगाह करने का संदेश दे रही है। 2014 लोकसभा चुनाव, बीजेपी के नरेंद्र मोदी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के अजय राय एक ही सीट से चुनाव लड़ रहे थे, वाराणसी की सीट से। ओम दरबदर के डायरेक्टर कमल स्वरूप ने इलेक्शन कैंपेन के लगभग 44 दिनों को अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में बांधा। 2015 में फिल्म को सीबीएफसी के पास भेजा गया। सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया, हालांकि ऐसा करने के पीछे कोई वजह नहीं बताई। बस इतना कहा कि डॉक्यूमेंट्री उन्हें आपत्तिजनक लगी। फिल्म के कौन से हिस्से पर ऐतराज था ये तक नहीं साफ किया। फिर बारी आई एफसीएटी की, उन्होंने भी सीबीएफसी का स्टैंड लेते हुए फिल्म को रोक दिया।
मेकर्स पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, पिटीशन दायर की कि सीबीएफसी और एफसीएटी कुछ भी साफ नहीं कर रहे, ऊपर से फिल्म भी अटकाकर बैठे हैं। हाई कोर्ट ने दोनों को फटकार लगाई, फिर से फिल्म को एफसीएटी के पास भेजा, साथ में कहा कि 4 हफ्तों के भीतर नया फैसला लीजिए जिसका कारण साफ हो। एफसीएटी ने फिर फिल्म देखी और इस बार उसे यूए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज करने का आदेश दिया। इन दिनों मुजफ्फरनगर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री जहां 60 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। फिल्म के डायरेक्टर्स शुभ्रादीप चक्रवर्ती और मीरा चौधरी ने दंगों के पीछे पनपने वाली सालों की मानसिकता को एक्सप्लोर किया। फिल्म को सीबीएफसी के पास भेजा गया जिसने फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया, कहा कि इससे सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने का खतरा है। एफसीएटी ने भी सीबीएफसी के फैसले को सही ठहराया। इसी सब मसले के बीच शुभ्रादीप की डेथ हो गई। आगे उनकी पत्नी और को डायरेक्टर मीरा ने लीगल बैटल जारी रखी। आगे जो हुआ वो किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं। मीरा अपनी शिकायत लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट ने सीबीएफसी को नई रिवाइजिंग कमेटी बनाने का ऑर्डर दिया कि एक कमेटी फिल्म देखेगी और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। कमेटी ने फिल्म देखकर अपनी रिपोर्ट भेजी, कहा कि फिल्म को यूए सर्टिफिकेट के साथ पास किया जा सकता है, बशर्ते कुछ हिस्से काटने होंगे। मीरा मान गई, सोचा कि 2.5 घंटे की फिल्म से 30 सेकंड का हिस्सा उड़ भी जाएगा तो फिल्म के नैरेटिव पर क्या ही असर पड़ेगा। इसके साथ ही डिस्क्लेमर ऐड करने का भी आदेश मिला। मीरा इसके लिए भी तैयार थी। ये सारे चेंज कर लिए गए। तैयार डीवीडी के साथ मीरा पहुंची सीबीएफसी के दफ्तर में, लेकिन वहां उनकी डीवीडी लेने को कोई तैयार नहीं। ऐसा एक बार नहीं हुआ, अनेकों बार हुआ। किसी न किसी कारण उन्हें लौटा दिया जाता। उन्होंने फिर कोर्ट में शिकायत की, कहा कि सीबीएफसी के ऑफिस में कोई डीवीडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कोर्ट ने सीबीएफसी अधिकारियों से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने सारी बात मीरा की ओर घुमा दी। कहा कि उन्हें कोई डीवीडी मिली ही नहीं। मीरा ने अपनी स्टोरी कोर्ट में बताई। कोर्ट ने कहा कि क्या अभी डीवीडी ला सकती हो। मीरा कुछ घंटों की मोहलत लेकर घर की ओर दौड़ पड़ी। कोर्ट में डीवीडी पेश कर दी। इसके जवाब में सीबीएफसी ने गृह मंत्रालय को एक लेटर पेश किया जिसमें कहा गया था कि इस फिल्म को बैन किया जाए क्योंकि ये 2 धर्मों के लोगों के बीच हिंसा भड़का सकती है। वो दिन है और आज का दिन। अब तक ये फिल्म अटकी हुई है और लग नहीं रहा कि जल्दी रिलीज भी हो पाएगी। 4 अप्रैल को इंडिया ने सेंसरशिप को लेकर अपना रुख कड़ा कर लिया। ठीक इसके एक दिन बाद सेंसरशिप को लेकर दुनिया के दूसरे कोने से खबर आई, लेकिन वो यहाँ की तरह निराशाजनक नहीं थी। 5 अप्रैल को न्यूज आई कि इटली ने अपना 108 साल पुराना कानून खत्म कर दिया है। वो कानून जो इटली की सरकार को ताकत देता था फिल्मों को सेंसर करने की, उन्हें बैन करने की। 1913 में बने कानून के अंतर्गत करीब 100 से ज्यादा फिल्में सेंसरशिप की भेंट चढ़ चुकी हैं। अब जाकर सरकारी अथॉरिटी ने फिल्मों को आजाद कर दिया है। मोटा माटी कहें तो अब फिल्म मेकर सेल्फ सेंसरशिप की प्रैक्टिस करेंगे, जिसके तहत वो खुद सारी बातों का ध्यान रखते हुए फिल्में बनाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फिल्मों को एडल्ट या यूनिवर्सल टाइप ब्रैकेट में नहीं बांटा जाएगा। बस अब ये काम सरकार की जगह फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर खुद अपनी फिल्मों को एज के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे कि कौन सी फिल्म 14 साल से ऊपर के लोग देख सकते हैं और कौन सी फिल्म 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए सुटेबल है। काम सिर्फ यही पूरा नहीं होता, इसके बाद एक कमीशन बनेगी जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के लोग, एनिमल राइट एक्टिविस्ट और एजुकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। डिस्ट्रीब्यूटर के एज के हिसाब से क्लासिफिकेशन करने के बाद इस कमीशन को फिल्म दिखाई जाएगी ताकि ये जांच ले कि फिल्म को सही एज ग्रुप में बांटा गया है या नहीं। ये वही इटली है जो अब तक 10,000 से ज्यादा फिल्मों पर कैंची चला चुका है। वही इटली जहां मार्लन ब्रांडो की फिल्म लास्ट टैंगो इन पेरिस रिलीज से पहले बैन कर दी गई थी। फिल्म के प्रिंट्स तक जला डाले थे। हालांकि 1987 में फिल्म पर से बैन हटा दिया गया था। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता हंगामा मचा था 1975 में आई सलो पर। फिल्म का निशाना थी फांसीवाद और पूंजीवाद जैसी विचारधारा, जिन्हें प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया। जनता ने मैसेजिंग से ज्यादा मीडियम पर ध्यान दिया। फिल्म को अश्लील और घिनौना घोषित कर जमकर उधम मचाया। कोई और रास्ता ना निकलता देख सरकार को फिल्म बैन करनी पड़ी। बात का तात्पर्य है कि इटली का फांसीवाद से पुराना नाता रहा है। वहां भी गैर जरूरी कानूनों का सख्ती से पालन किया गया है, लेकिन उसने अपने अतीत से दूरी बना भविष्य की ओर देखने का फैसला लिया। 100 साल पुराने कानून को दफन करना हर मायने में साहसिक, क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कहा जाना चाहिए। इटली जैसे देश आगे की संभावनाओं से परिचित होना चाहते हैं। सेंसरशिप की इस पूरी गाथा को पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर.एम. लोधा के वर्डिक्ट से बांधना चाहेंगे, जो उन्होंने 2014 में आमिर खान की फिल्म पीके पर सुनवाई करते हुए कहा था। वहां भी कुछ धार्मिक भावनाएं आहत होने का मामला था। पूर्व सीजेआई ने कहा था, अगर आपको नहीं पसंद तो वो फिल्म मत देखिए, लेकिन अगर आप उस पर बंदिश लगाते हैं तो आप दूसरों के अधिकारों का हनन कर रही हैं। इंटरनेट पर सब कुछ है, आप क्या क्या छुपाओगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपके लिए जानकारियों से लबरेज ये एपिसोड लिखा था हमारे साथी यमन ने। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुलाकात होगी मैटनी शो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।